समास क्या है? दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। राइट। जैसे राज कुमार। ठीक है ना? पहला शब्द है राज, दूसरा शब्द है कुमार। राज कुमार। ठीक है। राज को हमने कुमार से मिलाया तो बन गया आपका राज कुमार। ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान में रखना है कि राज का अपना एक अलग अर्थ है, कुमार का अपना एक अलग अर्थ है, लेकिन जब राजकुमार हम लिखेंगे एक साथ तो इसका अपना अलग अर्थ बन जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से जो भी शब्दों का मेल होता है, उन शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन रहा है जिसका अपना एक अर्थ होता है, तो उसको हम समास कह देते हैं। ठीक हो गया ना? इरेज कर दूं? इतना लिख लीजिएगा। अब इसमें जो ये पहला शब्द है और जो ये दूसरा शब्द है, इनको भी समझना महत्वपूर्ण है कि जो पहला शब्द है उसे कहते हैं हम क्या? प्रतिपद, यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद। और ये होता है आपका द्वितीय पद। ठीक है। प्रथम पद मतलब पहला पद। इसी को हम, क्योंकि पहले है तो पूर्व पद भी कहते हैं, और जो बाद में उसको हम उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक। मैं इसलिए ये बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि आगे जो हम समास पढ़ेंगे उनकी जो विशेषताएं हैं, पूर्व पद, प्रथम पद, पूर्व पद या प्रथम पद या द्वितीय पद या उत्तर पद, इन पर बेस्ड होती है। कुछ समासों के लिए हम कहते हैं कि ये पूर्व पद प्रधान है, और कुछ के लिए कहते हैं उत्तर पद प्रधान है। किसमें कहते हैं कि दोनों ही पदों का कोई अपना महत्व नहीं होता है, ना पूर्व प्रधान ना ही उत्तम प्रधान। ठीक है, दोनों समान होते हैं। तो इस प्रकार से पूर्व पद, उत्तर पद या प्रथम पद, द्वितीय पद का जिक्र बार बार होता रहेगा, तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताना जरूरी कि ये कौन सा पद पूर्व पद है, कौन सा उत्तर पद है। ठीक है। क्लियर हो गया? और दूसरी बात यह है कि ये जो दोनों शब्दों को मिला करके हम जो नया शब्द बनाएंगे, इसे भी हम एक नए नाम से पुकारते हैं फिर। ठीक। इसे सामायिक पद कहा जाता है। फिर सामासिक पद, सामासिक पद शब्द या फिर, ठीक है, कहा जाता है। तो ऐसे में जो दो शब्द हमने मिलाए हैं उनसे नया शब्द बनाया, उसको सामासिक पद कहा जाता है। सामासिक मतलब समास से बना हुआ पद। ठीक है, यहां तक आई होप कि समझ में आपको आया होगा। समास के मुख्यतः छह प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। ठीक है। मैं इनको लिख देता हूं, फिर डिक्टेट कर दूंगा रिकॉर्डिंग करते हुए। तो समास को मुख्यतः चार, जो छह भेदों में बांटा गया है, छह इसके प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व, और छठा है बहुव्रीहि। अब देखो, इनको समझना है हमने, कैसे हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा समास किस श्रेणी के अंदर आता है। ठीक। द्विगु समास की पहचान ये होती है कि इसमें क्या है, आपके नंबर्स होते हैं, संख्यावाचक। जैसे हमने बोला चार, और धाम को मिलाकर के बना दिया हमने चार धाम। तो चार धाम एक ऐसा शब्द है जिसमें कि पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है, तो इसको हम द्विगु समास की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, नवग्रह, चौराहा, षट भुज। ठीक। ऐसे कोई भी शब्द जिसका मतलब, ऐसे कोई भी समास जिसमें प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। सबसे आसान पहचानने में यही होता है।
इसके अलावा एक और बहुत आसान होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जब दोनों पद प्रधान ना हो करके, दोनों पद में से कोई प्रधान ना हो करके दोनों एक समान होते हैं। जैसे हम बात करें माता पिता, अब आप माता पिता को साथ में लिखेंगे तो क्या माता प्रधान है या पिता प्रधान है? दोनों ही बराबर है, तो उसको हम माता डैश प्रधान पिता लिख देते हैं। दिन डैश रात। तो ऐसे शब्दों की पहचान होती है कि इनके बीच में डैश आता है या फिर और का बोध होता है। जैसे हम इसे कहेंगे माता और पिता, दिन और रात, तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं आपके। द्वंद्व तो हमारा द्वंद्व किनके बीच में होता है? याद रखें, द्वंद्व मतलब होता है जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, और दो लोग कौन लड़ेंगे आपस में? जो एक समान होंगे शक्ति में। ठीक। इसके बाद, ठीक, ये दोनों तो बहुत ही आसान हो गए। बहुवीर समास थोड़ा सा टिपिकल है समझाने में। तत्पुरुष और कर्मधारय, तो तत्पुरुष कर्मधारी और बहुव्रीहि समास थोड़ा सा समझने की चीज है। अव्ययी भाव समास भी समझने में थोड़ा आसान है। तो अव्ययी भाव क्या होता है? जब आगे से जो एक शब्द लग रहा है, जैसे अ, आ, नी, अनु, ऐसे शब्द, ऐसे पद या ऐसे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अ का कोई अर्थ नहीं है, आ का कोई अर्थ नहीं, नी का कोई अर्थ नहीं है, अनु का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम अवयव भी कहते हैं। ठीक, वैसे तो शब्द नहीं हुआ, शब्दांश हो गए। तो जब ये लगते हैं आगे से, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अव्यय भाव कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है, ऐसे ही हम बोलते हैं भरपेट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको और देखने को मिल जाते हैं। तो अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये तीनों ही समास समझने के लिए बहुत ज्यादा आसान है। और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुवचन समास, इसमें थोड़ा सा कठिन तो नहीं है समझने के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होगी। तो अब हम वन बाय वन समास को पढ़ते हैं, सारे ही सारे जो बने आएंगे। ठीक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है। तो अव्ययी भाव समास जो है, इसमें जो पहला पद है वो अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय मतलब, जैसे अगर अंग्रेजी में बोलते तो एडवर्ब कहा जाता है इसको। ठीक, तो ऐसे शब्द जो होते हैं, किसी भी क्रिया, किसी भी विशेषण आदि के साथ लगा करके उनके अ, अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास वैसे तो, लेकिन कुछ विशेष शब्द जो है, जैसे हम बोलेंगे प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में प्रति क्या है आपका? अव्यय है। और दिन मूल शब्द है। मूल शब्द दिन का अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, ऐसे ही अनुरूप। ठीक है, इसमें क्या है? अनु अव्यय है, और रूप अपने आप में एक अर्थ के साथ होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि जो आगे जो पहला पद होता है वो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर जैसे अवयवों से बना होता है। तो पहला जो भी शब्द है या पहला पद जो है, अगर उसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर इस प्रकार के अवयव दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वो क्या होगा आपका? उससे बनने वाला जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट समास की तरफ। अब जो दूसरा समास है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है कि इसमें दोनों ही शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, राजकुमार, तो जब राजकुमार को हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका राजकुमार।
तो यानी राज्य का कुमार या फिर राजा का कुमार। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में कहा आ रहा है ना। ऐसे ही एक और शब्द है रेखांकित। ठीक है ना। जैसे रेखांकित मतलब रेखा से अंकित। बोलते हैं ना कि रेखांकित शब्द, यानी ऐसे शब्द जो रेखा से अंकित, जिसमें रेखा खींची गई हो, तो रेखा से अंकित। तो यहां पर क्या आ गया आपका, से आ गया। अब तो इस प्रकार से जो जितने भी शब्द आपके ऐसे बन रहे हैं जिनके बीच में, जिनको तोड़ने पर उनके बीच में आपको कारक चिन्ह का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम, या ऐसे समास को हम तत्पुरुष भाव समास की श्रेणी में रखते हैं। अब ये कारक चिन्ह क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कभी? कर्ता ने कर्म को कर्ण से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आपने? अगर इससे नहीं पढ़ा पढ़ा है है। तो मैंने एक वीडियो इसकी बनाई होगी, शायद मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है। हेलो। यस सर। तो कारक चिन्ह पढ़ लीजिएगा, कि अभी मैं यहाँ पे कारक चिन्ह डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो फिर लंबा टाइम लग जाएगा, कारक चिन्ह ही खत्म नहीं होंगे हमारे। कारक चिन्ह क्या होते हैं, ऐसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, इस तरीके से। हम्म। फिर संप्रदान के लिए, है ना। फिर है अपादान से। अब यहां पर भी से आ रहा है और यहां भी से आ रहा है। तो दो तरह से यूज होता है, एक तो होता है के द्वारा, इस से का मतलब के द्वारा, ठीक है। और इस से का जो अर्थ है वो होता है आपका अलग करने के लिए। ये कार्य चिन्ह पढ़ेगा आप तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर मैं सिर्फ छोटा छोटा बताऊंगा आपको, हल्का फुल्का। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अलग होने के संदर्भ में मतलब से, संबंध काके की रारेरी, ये उसका पुत्र है, ये उसके, है ना, बेटे हैं, ये उसकी बेटी है, ये मेरा है, रारेरी, वो मेरे हैं, वो मेरी है ना। इस तरह से काके की रारेरी जो आता है आपका, ये हो जाएगा। और अधिकरण मैं पर से। ठीक है। तो जब भी हम कोई वाक्य की रचना करते हैं तो उस वाक्य रचना में कारक चिन्ह देखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं आपसे, सिंपल सा एक वाक्य बोलते हैं हम कि माता ने अपने पुत्र को पेड़ से तोड़कर फल खाने के लिए दिया, खाने के लिए दिया। तो अब देखिए इसी वाक्य में बहुत सारे आपको चिन्ह मिलेंगे, कारक चिन्ह। किसने दिया, कर्ता कौन है, कार्य करने वाला कौन है, तो माता ने दिया, तो माता ही है। किसको दिया, पुत्र को दिया, ठीक है। क्या दिया, फल दिया, है ना। और कहां से दिया, तो पेड़ से अलग करके, तोड़ करके दिया। तो कहाँ है अलग करने के लिए, ये समझ में आ रहा है आपको, अपादान वाला, ठीक है। और हाँ, किस लिए दिया, तो खाने के लिए। तो के लिए मतलब ये आ जाएगा आपका, के लिए संप्रदान वाला। ठीक। तो इस प्रकार से जो भी ये कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह का जो संबंध है वो वाक्यों से होता है। जब आप कोई भी वाक्य लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह देखने को जरूर मिलेगा आपको।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कारक चिन्ह के कोई वाक्य बन जाए। या तो कारक चिन्ह स्पष्ट होगा, या फिर आपका वो अस्पष्ट होगा, लेकिन होगा जरूर। सारे कारक चिन्ह हो जरूरी नहीं है। माता ने अपने पुत्र को मारा, तो इसमें क्या है? सिर्फ कर्ता ने और कर्म को, दो ही चीजें आ रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब ये जब अभी आप लोगों के सिलेबस में है नहीं है कारक चिन्ह वाला। ठीक है, अगर कर्ता कारक ये कारक वगैरह होता आपके में ना, तो और ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता, और उससे संबंधित फिर प्रश्न ऐसे ही आते हैं। आपको वाक्य दिया रहता, बोलता कि इसमें कर्म कौन है, कर्ता कौन है, संप्रदान कहाँ पर है, ये पहचानो करके। ठीक है, समझ में आ रहा है लो? ओके तो ये सर, यस सर। इसे कहते हैं हम तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? जिस समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक चिन्ह लिखा हुआ स्पष्ट नहीं होगा, बोध होगा उसका सिर्फ, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है कर्म। ये है तत्पुरुष समास के 6 प्रकार। ठीक है, प्रकारों को समझना बहुत आसान है। कर्म, कर्म तत्पुरुष प्रधान, सॉरी, तत्पुरुष समास को हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। द्वितीय, और ऐसे ही फिर आपका ये करण हो जाएगा तृतीय। ठीक है, एग्जाम में ये द्वितीय समास तृतीय समास भी लिखा रहता है, कर्म करण ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, संप्रदान को क्या कहेंगे फिर? चतुर्थी बोलेंगे। इस पर थोड़ा सा आप लोग प्रयास मेहनत करिएगा। ठीक है, ये इसको खाली तत्पुरुष समास ऐसे मत रट लेना कि उसमें बीच में काके की रारी आता है तो हम उसको तत्पुरुष बोल देंगे। कौन सा है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, है ना? अभी तक स्क्रीनिंग के पेपर में तो ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन तैयार रहें आप, क्या पता पूछ दे। ये थोड़ी कि अब नहीं पूछेगा, उसने सिलेबस में समाज पूछा है आपसे, वो थोड़ी कर कि मैं समाज में क्या पूछूंगा या नहीं पूछूंगा। षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी। ठीक है, ये हो गया। अब कर्म की पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है कर्म की? तो कर्ता ने कर्म को ऐसे करके रट लो उसको, कर्ता ने कर्म, सॉरी, नहीं नहीं आएगा, हाँ को आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, या फिर के द्वारा। संप्रदान, संप्रदान के लिए। अपादान से, अलग होने के लिए। ठीक है, अलग होने के संदर्भ में। संबंध काके की रारेरी, कैसे है मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, अधिकरण मैं पर से। ठीक है, तो ये ऐसा आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो हम अब जब इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आने लग जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। एक एक, एक उदाहरण लेकर के, ज्यादा नहीं हो पाएगा। बाकी आप लोग, ये आपने नोट्स अगर बनाए होंगे प्रियंका, तो आप सेंड कर देना, या फिर किरण, समाज के नोट्स है ना बने आपके, तो उसको यस नोट। सर, सर सेंड कर दिया जरूर। वेरी गुड। ठीक है, तो जो भी आप लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं अभी, तो आप वो जो नोट्स आपके ग्रुप में आए हैं उसको देख करके आप डिटेल नोट्स बना सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ जरूर। जैसे हर किसी का एक उदाहरण लेकर के करेंगे हम। जैसे पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास, या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास। दोनों ही नाम इसके होते हैं, कर्म तत्पुरुष कहो या द्वितीय कहो। ठीक, अगर आपको एक कर्ता कर्म करण संप्रदान का पूरा सीक्वेंस लर्न है, तो फिर आपको ये द्वितीय तृतीय रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे खुद ही द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है। ठीक है, दोनों में से एक याद कर लो। जैसे कर्म की बात करेंगे तो कर्म है आपका कर्म तत्पुरुष समास है। रथ चालक। तो रथ चालक मतलब क्या होता है? रथ को चलाने वाला होता है ना, रथ को चलाने वाला। तो क्या आएगा इसमें? को आ जाएगा। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। ठीक है, ऐसे ही करण
तत्पुरुष समास का एक उदाहरण ले लेते हैं हम। तो जैसे बताया था आपको मैंने, रेखांकित, रेखा से अंकित, से मतलब यहां पर के द्वारा, जिससे बनाया गया हो, ऐसा। ठीक है, जैसे एक और इसमें उदाहरण ले लीजिए आप, मन चाहा, मन चाहा, तो मन से चाहा, मन के द्वारा चाहा, रेखा के द्वारा अंकित, मन के द्वारा चाहा। ठीक है, जुड़ा है ना, उससे जुड़ाव है। मन को अलग करके थोड़ी चाहेंगे आप, मन से चाहेंगे तो मन को जोड़ करके चाहेंगे, मन के साथ चाहेंगे उसको। तो से इस संदर्भ में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, मैं रेज कर दे रहा हूं। फिर है संप्रदान की बात जब हम करते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास, तो इसका जो चिन्ह है वो क्या है, के लिए है। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अ, हथकड़ी, हथकड़ी मतलब हाथ के लिए, है ना, हाथ के लिए कड़ी, कड़ी मतलब जंजीर होती ना, ऐसे ही गौशाला, गाय के लिए शाला। ठीक है, तो और भी कई सारे जो भी नाम आप बोलेंगे उसमें अगर के लिए का भाव आ रहा है तो आपका संप्रदान या तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष समास बन जाएगा। फिर है अपादान, से अब यह है अलग होने के भाव के साथ, संप्रदान जो है, जैसे हम बोलेंगे पाप मुक्त, पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त हो गया है, पाप से अलग हो गया है। ठीक है, पाप मुक्त में, समझ में आ रहा है? हेलो। और अगर यहीं पर पाप मुक्त की जगह पाप युक्त होता, यह होता ये, तो क्या होता, पाप से जुड़ा हुआ, जिसमें पाप समाया हुआ है, तो फिर वो वहां पर भी से आता, लेकिन वो हो जाता आपका किसके लिए, करण यानी तृतीय तत्पुरुष के लिए हो जाता। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, समझने के लिए। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं हम इसका, जैसे धनहीन, दीनहीन, तो ऐसे शब्द जहां लग रहे हैं वो आपका सब पंचमी तत्पुरुष समास या अपादान तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएंगे। अब आते हैं संबंध के लिए, तो राज पुत्र जो हमने बोला था या राजकुमार बोला था, वो इसी का उदाहरण है, राजा का कुमार। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण अगर हम बोलते हैं तो इसमें है गृह स्वामी, है गृह स्वामी यानी कि घर का स्वामी। ठीक, घर किसका है, इससे संबंधित ये सब कुछ। अधिकरण की बात करेंगे, इसमें मैं पर आ रहा है, तो जैसे हमने बोला लोकप्रिय, तो पूरे लोक में जो प्रिय है, पूरे लोक में जो प्रिय है वो है लोकप्रिय। इसी तरह से गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? हेलो, उम्मीद करता हूं कि तत्पुरुष समास में थोड़ा क्लियरिटी आपको आ गई होगी इससे। आई है या नहीं आई है, बताइए प्लीज। अब ये जो छह के छह प्रकार है, इनमें से कोई भी एक प्रकार में दिक्कत आएगी तो आप पूछिएगा, अगर नहीं आ रही है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बोलिए क्या करना चाहिए, आगे बढ़े। एक और होता है प्रकार तत्पुरुष समास का, जो कि बाद में जोड़ा गया है, वो है आपका नयन समास बोलते हैं उसको, यों पढ़ते हैं ना इसको, नए समास। ये नकारात्मक भाव के लिए होता है। ठीक है, जब पहला जो पद है वो क्या होगा आपका, नकारात्मक या निषेधात्मक होगा, तो फिर उसे हम बोलेंगे क्या, नर समास। निषेधात्मक मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं धर्म,
तो धर्म का उल्टा क्या होगा? अधर्म हो जाएगा। होगा नहीं होगा? शांत का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? अशांत। तो ऐसे जो शब्द बनेंगे, जब पहला जो वर्ण है वो मूल शब्द का विपरीत अर्थ प्रस्तुत कर दे रहा है, तो ऐसे समास को हम नर समास कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द जिसमें पहला पद हमने वो जोड़ा कि जिससे उस शब्द का अर्थ पूरा बदल गया, मतलब पूरा का मतलब उसका विपरीत आ गया, ठीक है, तो हो जाएगा आपको। जैसे हमने बोला पसंद। पसंद का उल्टा क्या होता है? बोलो। नापसंद। तो ना शब्द जो है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ना, अ, इस तरीके के जो आपके पद आ रहे हैं, ये सभी क्या है आपके नकारात्मक भाव या निषेधात्मक भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के जो समास बनेंगे उनको हम नए तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। ऐसा समास जहां पर किसी प्रकार के उपमा, उपमेय, या बोले कि विशेषण विशेष्य, है ना। उपमान, उम्मीद करता हूं कि उपमान और उपमेय का अर्थ पता होगा आप लोगों को। उपमान, उपमेय। उपमान में एक, अगर इसको थोड़ा सा और टोड़े तो बनता उपमा। उपमा मतलब होती है विशेषता, विशेषता, ठीक है। और उपमेय मतलब जिसकी विशेषता या जिसका उपमान बताया जा रहा है, इसीलिए इसको विशेषण विशेष्य भी कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है, या फिर एक और प्रकार से समझते हैं इसको हम, विशेषण दोनों एक ही चीज है। विशेषण विशेष, उपमेय को विशेष कहा जाता है, और उपमान मतलब विशेषण। तो विशेषण मतलब जो विशेषता बता रहा हो, ऐसा शब्द इसको विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि स्वेटर पहनते हैं आजकल आप लोग, है ना, तो स्वेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। स्वेटर कहा आपने, स्वेटर क्या है? पहनने का एक वस्त्र है, ठीक। अगर हम उसके रंग की बात करें, काला स्वेटर, तो काला क्या, उसकी विशेषता बता रहा है। रंग बिरंगा स्वेटर तो विशेषता बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा विशेषण वगैरह तो आप लोगों ने पढ़े ही होते हैं पहले से। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो गया, ठीक है। जैसे काली कार। अब यहां पर काली जो है वो क्या है? विशेषण है। और कार क्या है? विशेष्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से काली कार मतलब वह कार जो काली है ना, यानी कि विशेषण और विशेष्य का संबंध इनमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जितने भी समास होंगे वो आपके कर्मधारय समास कहलाएंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें या तो है जो, या फिर के समान, इन दो शब्दों या इन दो भावों की अनुभूति हो रही होती है, ठीक है जो या के समान। उदाहरण के साथ समझिए इसको आप। जैसे हमने बोला चंद्रमुख, तो चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। अब यहां पर के समान के भाव की अनुभूति हो रही है ना। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख मतलब चंद्रमा का मुख नहीं कहेंगे, चंद्रमा का मुख की बात नहीं हो रही। चंद्रमा के समान मुख यानी कि चंद्रमा से तुलना की जा रही है। तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। तो विशेष क्या हो गया? मुख हो गया, है ना। और विशेषता क्या है? कि वो चंद्रमा के समान है। तो विशेषण क्या हो जाएगा आपका? चंद्र। या उपमान क्या होगा? चंद्र। और उपमेय क्या हो जाएगा? मुख। समझ में आ रहा है? लो, हम्म, जी अभी सर।
आप लोगों के सिलेबस में अलंकार नहीं है, अलंकार होते तो वहां पर तो और भी गहराई से समझना पड़ता आपको इन चीजों को। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण जो है, क्रोधाग्नि। अच्छा, क्रोधाग्नि का क्या बनेगा बताओ जरा, क्रोधाग्नि को तोड़ो क्या बनेगा। मैं दो लिख रहा हूं, उनमें बताना कौन सही है, ठीक है। क्रोध के समान अग्नि, या फिर अग्नि के समान क्रोध। बताओ दोनों में से कौन सा वाक्य सही लग रहा है आपको, के समान दोनों में ही आ रहा है, जल्दी बताइए। बताओ बताओ। ये नीचे वाला। सेकंड सेकंड। हाँ, सेकंड। क्योंकि अग्नि बहुत तीव्र होती है ना, और जो कि सब कुछ जला के खत्म कर देती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध जो है वो अग्नि के समान है ना। तो इसलिए अग्नि से तुलना की जाती है, तो क्रोध क्या होगा यहाँ पर आपका, उपमेय हो जाएगा। तुलना किसकी जा रही, क्रोध की, और अग्नि से की जा रही, तो अग्नि क्या आपका उपमान है। तो ये भी याद रखना है यहाँ पर, उपमान क्या है, उपमेय क्या है, उनकी पहचान करना भी आना चाहिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार का जो समास होगा उसी को हम कर्मधारय समास कहेंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नीलकंठ। अब यहां पर क्या है, नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ। ठीक है। तो यहां पर है जो की अनुभूति होगी आपको कि वह कंठ जो नीला है। तो तुलना किसकी ये आ रही है, उपमेय क्या है इसमें, यहां पर आपका कंठ है, और उसका गुण कैसा है कि वो नीला है। गुण मतलब उपमान, तो ये हो गया उपमान। ठीक है, नीला है जो कंठ। समझ में आ रहा है। जी। तो आई होप कि ये कर्मधारय समास आपको समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उनको आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कमल नयन, तो कमल के समान नयन हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक। तो इस प्रकार के जो आपके ये आएंगे समास, वो सारे ही कर्मधारय समास कहलाएंगे। वो ऐसे ही पूछेगा आपसे शब्द देकर के आपको कि बताओ कमल नयन में कौन सा समास है, तो आपको खुद वहां पर अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है। आप कुछ पूछना है इसमें पूछ लिया, फिर आगे बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो देखिए, अभी आपने कर्मधारय पढ़ा, और द्विगु पढ़ा नहीं है आपने भले ही, लेकिन मैंने बताया आपको द्विगु समास क्या होते हैं, जहां पर संख्यावाचक शब्द होता है पहला। ठीक है। तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अगर कर्मधारय के एग्जाम्पल बोलूं मैं आपसे भी, तो कमल नयन, और द्विगु समास मतलब नव मतलब, चलो नव नहीं लिखता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है। पंचमुख। तो यहां पर पहला जो पद है, पंच मतलब होता है पांच। ठीक है, यानी कि ये क्या है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक होने की वजह से जो
समास है, इसको हम द्विगु समास कह रहे हैं। कमल नयन में तो कमल के समान नयन, तो के समान का भाव आ रहा है तो वो कर्मधार हो गया। ठीक। अब ये दोनों जो समास होते हैं, कई बार क्या होता है कि इसमें एक नए अर्थ को क्या बोलते हैं स्थान मिलता है कि जैसे पंचमुख बोला मैंने, अगर ध्यान देना है अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने, पंचमुख बोला तो पंचमुख क्या है आपका, पांच मुख। तो ठीक है, वो पांच मुख वाला मतलब हो गया आपका ये द्विगु समास की, पांच यानी कि संख्या की बात हो रही है। लेकिन अगर इसी को मैं दशानन बोलता हूं, तो दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, या 10 आनंद मतलब होता है सर, पता ही होगा आप लोगों को। तो ये जो 10 आनंद जो है वो किसकी संज्ञा है, वो है रावण की संज्ञा। ठीक है, तो दशानन बोलते ही हमारे जहन में आता है रावण का नाम, तो इसलिए दशानन जो है रावण का ही पर्यायवाची है। तो वैसे तो अपने क्या बोलते हैं मूल रूप में इसको हम द्विगु समास कह सकते हैं, किंतु ये जो शब्द है ये एक नए नाम की अनुभूति करा रहा है, इसलिए इसे हम बहुवीरी समास कहते हैं। तो बहुवीरी समास वह समास है जहां पर मिलने वाले जो दो पद हैं उनका मूल अर्थ ना रह करके एक नया अर्थ बन जाता है, जिसका उस या उन दोनों मूल पदों से कोई संबंध नहीं होता। ये 10 आनंद 10 सर की बात हो रही है, लेकिन नाम आ रहा है रावण का। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कर्मधारय का एग्जाम्पल ले लें ऐसा तो, ठीक, समझने के लिए है ये, बाकी समझ में नहीं आएगा पूछिएगा आप। जैसे हमने बोला लंबोदर, तो लंबोदर मतलब लंबा है जो, उधर उधर मतलब होता है पेट, तो है जो की अनुभूति हो रही है यानी कि कर्मधारय हो गया ये आपका। लेकिन लंबोदर हम कहते हैं किसको, गणेश को बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि लंबोदर शब्द से गणेश की अनुभूति हो रही है, जिसका ना ही लंबा से कोई लेना देना है ना ही उधर से कोई लेना देना है। ठीक है, तो ऐसी अनुभूति हो रही है यानी कि जो दोनों मूल पद हैं उनके अर्थों से भिन्न जाकर के कोई एक नया अर्थ बन के आ रहा है, तो इसलिए इसको भी बहुव्रीहि समास ही कहा जाएगा। ठीक है, तो नोट्स आपके पास नहीं, उससे आपने लिख ही लिया होगा कि ऐसा समास या वह समास जिसमें दोनों मूल पदों के अर्थ के इतर यानी कि उन दोनों के अर्थों से भिन्न कोई एक नए अर्थ का आभास होने लगता है, उसको हम बहुव्रीहि समास कह देते हैं। तो यही है बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे अगर एक और शब्द यहां पर आता है त्रिलोचन। त्रि मतलब क्या है बताओ, तीन। त्रि मतलब तीन। तीन। लोचन मतलब होती है आंखें, ओके। तीन आंखें। ठीक है, जब तीन आंखें बोल रहे हैं तो फिर तो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया ये। लेकिन तीन आंखें किसकी होती हैं, शिव की होती हैं। पूरे ब्रह्मांड में शिव के अलावा तीन आंखें किसी की नहीं है, ऐसा माना जाता है, मतलब ये कल्पना है ना। अब शिव है नहीं है इसकी तो कोई अब यहाँ पर टिप्पणी करनी बेकार ही है। लेकिन फिर भी अगर कहे मैथोलॉजी में तो शिव की तीन आंखें बताई गई हैं, तो तीन आंखों का जिक्र करते ही एक ही नाम जहन में आता है, वो है शिव। इसलिए ये भी क्या है आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। हेलो। और देखते हैं, जैसे एक और शब्द आता है आपका घनश्याम। किसे कहते हैं घनश्याम, बोलिए। घन कृष्ण को। मतलब, हाँ, घन मतलब क्या होता है, बोलिए। घना मतलब बिल्कुल एकदम जो पूरी तरह से उसी रूप में हो आपका। श्याम मतलब क्या है, काला। हरा। ठीक है, तो हरा। लेकिन इसका जो एक अर्थ है वो क्या है, कृष्ण है। कृष्ण के लिए हम घनश्याम शब्द का प्रयोग करते हैं, कृष्ण बहुत ज्यादा काले हुआ करते थे, है ना। तो ये नाम जो है घनश्याम कृष्ण का ही उपनाम है।
तो इसलिए इसको बहुव्रीहि समास की श्रेणी में रखते हैं। तो यही है बहुव्रीहि समास, और कुछ नहीं है। तो जब दो मूल शब्द मिलकर किसी नए भिन्न शब्द की या भिन्न अर्थ की अनुभूति कराते हैं, तो ऐसे ही समास को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़े। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। ठीक है। तो प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे नव गृह, 9 घरों की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एक और चीज ध्यान देना, ये नव ग्रह लिखोगे तो नया घर हो जाएगा ये। नव मतलब नया भी होता है, हाँ, नव मतलब 9 भी होता है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। तो चौराहा, चौ मतलब चार, है ना। चार राहों वाला स्थान जो है उसको चौराहा कहा जाता है। ऐसे ही तिराहा हो जाएगा आपका। ठीक है। ऐसे ही पंचवटी बोल दिया हमने, 5 वटी जो है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि द्विगु समास तो क्लियर है ही, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करके फायदा इसमें कुछ है नहीं। लास्ट जो है, लास्ट मतलब वैसे लास्ट क्या, हम लास्ट में पढ़ रहे हैं उसको इसलिए लास्ट में कह रहा हूँ। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में बता चुका हूं आप लोगों को कि जहां पर दो समान शब्दों या प्रथम पद और द्वितीय पद जो है दोनों समान होते हैं, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसमें विशेषता ये होती है कि बीच में और या ऐसे शब्दों का बोध हो रहा होता है। ठीक है। देख लेते हैं जरा। ठीक है, द्वंद्व समास देख लेते हैं। तो ऐसा समास जहां पर दोनों ही पद जो है वो बराबर के होते हैं, ना पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, दोनों पद इक्वल होते हैं, तो ऐसे पद को हम कहते हैं द्वंद्व समास। और उसकी पहचान क्या होती है कि इस पे दोनों शब्दों के बीच में और या फिर ये डैश, ये चिन्ह आपको देखने को मिलता है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए बोला दिन रात। तो अब दिन रात ऐसे लिखा हो सकता है, तो आप लोगों को अपने मन से सोचना है दिन और रात। ठीक है। तो दिन और क्या हो गया आपका, बीच में आ गया, तो ये द्वंद्व समास हो गया। या फिर दिन रात ऐसा भी लिखा हो सकता है, अगर ये लिखा हुआ है तो भी क्या आपका द्वंद्व समास है। मैंने बताया आपको माता पिता। ठीक है। इस प्रकार से, है ना। और भी कई सारे शब्द इसमें हो सकते हैं। सुख दुख हो सकता है इसमें आपका, सुख दुख। ठीक, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ पूछना नहीं है। अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप लोगों को कर्मधारय समास में, बहुव्रीहि समास में और तत्पुरुष समास में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी तो इजीली आप लोग कर ही लोगे। ठीक है। और पूछिए, कुछ पूछना है इनमें तो आप लोगों को, वरना फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम तद्भव तत्सम पर डिस्कशन करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग तत्सम तद्भव पर चर्चा करेंगे। देखिए, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् धन सम। ठीक है। तत् धन सम। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, तत् मतलब होता है वैसा ही, ठीक है, या उसी के, सम मतलब समान। तो उसी के समान, किसके समान, तो हिंदी जो भाषा है वो उसका कोई अपना शुद्ध रूप ऐसा है नहीं, क्योंकि लिपि हम देवनागरी यूज करते हैं, और देवनागरी लिपि आदिकाल से संस्कृत भाषा की लिपि रही है। तो इसलिए लेखन में जितने भी शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनमें से अधिकांश शब्द जो है वो संस्कृत में हम पहले से ही उपयोग प्रयोग में लेते हुए आए हैं। फिर उसके बाद कुछ शब्दों का थोड़ा सा रूप परिवर्तित हुआ, और
इस तरीके से हिंदी का भी कह सकते हैं कि लेखन थोड़ा सा भिन्न होने लगा संस्कृत से। ठीक। तो अभी भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के समान ही हम यूज करते हैं, तो उनको हम तत्सम कह देते हैं, है ना। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका स्वरूप तो चेंज कर दिया है लेखन के दृष्टिकोण से, लेकिन अर्थ अभी भी वही है ना। उनको हम बोलते हैं तद्भव। तद्भव मतलब उसी भाव के साथ, शब्द अलग है, भाव वही है। ठीक है। तद्भव है या भाव नहीं, हाँ। तो ये है आपका संस्कृत शब्दों को उसी रूप में, ठीक है, लिखना या फिर उसी रूप में ग्रहण करना, और शब्दों का रूप परिवर्तन किंतु अर्थ पूर्वत। पूर्वत मतलब पुराने जो शब्द हैं उन्हीं के समान। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको आप। तत्सम और तद्भव की छोटी छोटी सी परिभाषा लिख लीजिएगा इस तरीके से, ताकि आगे आप पढ़ते हैं तो आपको याद रहेगा। आसान है समझना, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं ना। नहीं भी अगर इसको हम पढ़ रहे होते तब भी कोई एग्जाम टाइम पे टफ नहीं था आपके लिए उसको समझना है, पिक कर लेना। लिख लिया आप लोगों ने? हेलो। तो तत्सम में लिखा होगा आपने, थोड़ा सा और उसको डिटेल में लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ समझने के लिए है, छोटा सा एक वाक्य टाइप का। लिखिएगा, हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से, हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, जिन्हें आज भी उसी रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जिसे आज भी उसी रूप में लिखा जाता है। तत्सम के अंदर ही है, हाँ। ऐसे शब्दों को ही तत्सम कहा जाता है। जैसे जैसे बहुत सारे शब्द हैं, उदाहरण में लिखिए ग्रामीण। ठीक है, लिखिए गृह। फिर लिखिए चूर्ण। ठीक है, फिर लिखिए कपोत आदि। और भी बहुत सारे शब्द हैं, ये सिर्फ उदाहरण के लिए लिखने हैं आपने। तो ग्रामीण, गृह, चूर्ण, कपोत, ये शब्द क्या है, संस्कृत में भी इसी तरह से हम लिखते हैं और हिंदी में भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम कह देते हैं। तद्भव में लिखिएगा आप लोग, एक तो मैंने जो लिखवाया उसको लिखिएगा, तो याद रखने के लिए आसान रहता है थोड़ा सा, कि शब्दों का रूप परिवर्तन किंतु अर्थ पूर्ववत। ठीक, लिखिएगा। कुछ शब्द संस्कृत से विकृत, विकृत का मतलब मैंने आप लोगों को जब संधि पढ़ रहे थे तो बहुत डिटेल में समझाया था, बल्कि एक दिन क्लास पूरी हमारी उस पर ही हो गई थी, वर्ण विच्छेद जब पढ़ा था हमने। ठीक है ना। विकृत मतलब कि परिवर्तन कर देना, जैसे कि ये एक रेखा है, सीधी रेखा है, ठीक है,
आपने थोड़ा टेढ़ा कर दिया इसको, तो हम कहेंगे कि यह हो गया आपका वक्र बन गया, वक्र। तो विकृत हो गया वो, ठीक है ना, अपने मार्ग से भटक गया, अपने मार्ग में कुछ परिवर्तन लेकर के आ गया, तो विकृत हो गया, है ना। आपने सुना होगा कई बार कि अष्टवक्र की कहानी सुनी होगी आपने, अगर मैथोलॉजी पढ़ते हैं तो। नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। आप जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का पैर टेढ़ा होता है, हाथ टेढ़ा होता है, सामान्य बच्चों की अपेक्षा वो थोड़ा सा विकृत कहे जाते हैं। विकृत मतलब कि उनमें विकार पाया गया है, विकार मतलब कुछ खराबी, ठीक है। तो अब हिंदी को, क्योंकि देखो फिर से वही बात है कि हिंदी भाषा जो है वो वैसे भी अगर आप पढ़ते हैं इतिहास, तो उसमें हिंदी को विकृत रूप कहा गया है भारतीय भाषाओं का, है ना। अपभ्रंश के बाद ये बन करके आता है आपका। अभी हमारे सिलेबस में हिंदी का इतिहास नहीं है तो हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सीटेट यूटेट में जिन्होंने क्लासेस की हैं कभी, तो उनके साथ मैंने चर्चा ही कर रखी है पहले से, उनको जानकारी होगी। तो हिंदी को वैसे भी कोई शुद्ध भाषा नहीं माना जाता है। उसमें कुछ शब्द आपके संस्कृत के रहते हैं, कुछ नवीन शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर के आए हैं वो रहते हैं, कुछ शब्द हम विदेशी भाषाओं के प्रयोग में लेके आते हैं, है ना। तो इस तरीके से मिला जुला रूप है हिंदी। ठीक, तो लिखिएगा, क्या लिखा आपने, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। क्या लिखा था मैंने, बोलिएगा जरा। किरण, मीनू, कोई भी बोल दो। आप लोगों को वॉइस तो आ रही ना मेरी, तो बोल दो ना क्या लिखवाया था अभी। वो शब्द सर संस्कृत से विकृत। हाँ, संस्कृत से विकृत होकर, होकर बने हैं, ठीक है। किंतु, किंतु अर्थ, अर्थ आज भी वही है जो जो शुद्ध संस्कृत शब्द का हुआ करता है। तो ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। शुद्ध संस्कृत का क्या शब्द, मैंने बोला कि विकृत होकर बने हैं, किंतु, किंतु अर्थ आज भी वही है जो संस्कृत शब्दों का हुआ करता है, या फिर होता है, जो भी बोला होगा उसको लिख लीजिएगा आप। अब भाषा आप बना सकते हैं समझ करके। आप लोगों के ग्रुप में आ भी गए हैं इसकी भाषा नोट्स जो लिखवाए थे मैंने पहले के, ठीक है, तो आप इनको उतार सकते हैं अगर थोड़ा सा अच्छे बनाने हो नोट। देखो मैं पहले भी कहता आया हूं, अभी फिर से कह रहा हूं कि क्लास टाइम पे हम सामान्य व्यवहारिक भाषा में बातचीत करते हैं ताकि समझने में सरलता हो, समझने में आसानी हो, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, इस प्रकार से जो चर्चा हुई उसको आप लिख सकते हैं, वो आपको समझने में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा किताबी भाषा लिखने की कोशिश, मतलब क्षमता हो आप में, वो लिख सके आप लोग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर किताबी भाषा ही लिखाता रहूंगा तो हो सकता है कि कई बार समझ में नहीं आ पाएगा, उसको ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। इसीलिए नोट्स आप लोगों के मैं ग्रुप में भिजवा दे रहा हूँ। तद्भव तत्सम के भी नोट्स किरण मैम ने ग्रुप में डाल दिए हैं। धन्यवाद किरण मैम इसके लिए आपको। ठीक है, तो आप वहां से उतार सकते हैं, साफ साफ लेख में लिखा हुआ है मैम ने। तो बहरहाल समझने वाली बात यह है सिर्फ कि जब हम तत्सम की बात करेंगे तो हम संस्कृत शब्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हम हिंदी बोलचाल में यूज कर लेते हैं, राइट। और जब हम तद्भव शब्दों की बात कर रहे हैं तो हम विशुद्ध रूप से हिंदी ही की बात कर रहे हैं, जो कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित करके हम अब कुछ नए रूप में उनको बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिखवाया था आप लोगों को वहां पर, ग्रामीण। तो ग्रामीण से बना, ग्राम, ग्राम से बना हुआ ग्रामीण है। ग्राम जो है वो तत्सम है, और ग्रामीण इसका होता है गांव। गांव मतलब जानते हो गांव मतलब होता है। अब ग्रामीण लिखा था तो ग्रामीण का क्या हो जाएगा, गांव का,
ग्रामीण मतलब गांव का रहने वाला कोई भी हो सकता है, ग्रामीण व्यक्ति, ग्रामीण महिला आदि। दूसरा शब्द क्या लिखवाया था आपको मैंने? गृह लिखवाया था ना। गृह बोलते हैं, किसे बोलते हैं? घर को। ठीक है। इसी तरीके से एक और शब्द आपको लिखवाया था मैंने। क्या शब्द था बताइएगा? कपोत। है ना, कपोत। इसे क्या बोलते हैं हम? कपोत किसे बोलते हैं? कबूतर को। ठीक है, कबूतर को हम बोलते हैं कपोत। राइट। और एक शब्द था चूर्ण। चूर्ण कहते हैं चूरन को। अ, इतना तो तय है कि ग्रामीण, गृह, चूर्ण का मतलब तो निश्चित रूप से आप जितने भी यहां पर हैं अभी उपस्थित, आप सभी को पता होगा। लेकिन हो सकता है आप में से किसी एक को कपोत का मतलब ना पता हो कि कबूतर होता है। और यही चीज फिर अगर नहीं पता है तो यही चीज तद्भव तत्सम में आपने सीखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछता है। एक तो वो बोलेगा आपसे कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है या कौन सा नहीं है। वो जैसे आपसे बोल दिया उसने, बताइए तत्सम शब्द को अलग करिए, तत्सम शब्द की पहचान करिए, या निम्न से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको यहां पर क्या करेगा? तीन तद्भव दे देगा आपको। है ना, जैसे कोई भी हो सकते हैं, अभी आप लोग पहचान करना उसकी। ठीक है, बताता कुछ नहीं हूं। कुछ ऊन, गुण और गेरुआ। अब इनमें बताइए कि तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पहचान करिए। कुछ, ऊन, गुण और गेरुआ, इनमें से तत्सम की पहचान करिए। इनमें से कौन सा तत्सम? गुण हो जाते हैं। और बताइए। एक तो आंसर आया गुण। और ठीक है, तो ये इसका आंसर तो गुण ही है। ठीक। लेकिन अभी तो ये भी कठिन होगा किसी कईयों के लिए तो आप में से पहचानना। है ना, अगर इसमें मैं एक और ऑप्शन कर देता ना, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, तो फिर खतरे में पड़ जाता। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपसे एक तो ये पूछ सकता है कि निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान करो या तद्भव की पहचान करो, तो वो आ जाएगा। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि जैसा आपसे बोलेगा वो घड़ा। है ना, या एक वाक्य बोल देगा, घड़े से संबंधित वाक्य बोल देगा, घड़ा अंडरलाइन होगा, बोलेगा कि रेखांकित शब्द का तद्भव क्या होता है। ठीक है, या फिर बोलेंगे घड़ा का, सॉरी तत्सम। है ना, घड़ा का तत्सम क्या होगा? पहचान बताओ, ऑप्शन नहीं दूंगा आप लोगों को। हाँ, मैं, घड़ा एक शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? बताइए। ठीक है, तो घड़ा जो है उसे संस्कृत में घट कहा जाता है। हम्म। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका हमको संस्कृत शब्द नहीं पता होगा, या कहें कि तत्सम नहीं पता होगा। या कई सारे शब्द ऐसे होंगे जिन जो संस्कृत के हैं, जो तत्सम है, उनका प्रयोग हम हिंदी में इतना फ्लुएंटली करते हैं तो हमको अंदाजा ही नहीं आएगा कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम है ये वोकेबलरी का है। इसमें
समझाने लायक जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो अभी एक इसी तरह से हम एक्टिविटी कर लेते हैं। मैं कुछ शब्द लिखूंगा आपको पहचान करने की, उसमें से तत्सम कौन सा नहीं है। ठीक है, करेंगे? ठीक है ना? तत्सम की पहचान करनी है आप लोगों ने, हाँ। तत्सम शब्द की मैं लिखते हुए चलूंगा, और आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले, या फिर क्या बोलते हैं, जो भी आंसर होगा उसको आप लोग अपने तक रखें, बताना नहीं बोल करके। ठीक है? ताकि बाकी लोग भी चेक कर सके, या हो सकता है तो आप चैट बॉक्स में लिख कर दें उसको, या अपनी कॉपी में नोट कर लें, बाद में मैं कहूँगी व्हाट्सएप में डाल दो उसको, तो कंफर्म हो जाएगी हाँ किस किसने सही किसने गलत किया करके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पर सारे तत्सम शब्द, अगर कोई तद्भव आता है तो उसको तुरंत पिक कर लेना है आपने। करेंगे? करें शुरू? नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ईर्ष्या। एकादश। कपूर। हिरन। चोर। गुफा। कांटा। कृष्ण। कुमार। पुत्र। गिद्ध। गर्जना। ठीक है। हस्त। सूर्य। बैराग। चलिए बताइए इनमें से तद्भव कौन कौन सा है, जल्दी बताइए। लास्ट सेशन में हमने तद्भव तत्सम पर डिस्कशन किया था, और एंड में हमने एक एक्टिविटी करी थी थोड़ा सा असेसमेंट के लिए। राइट? तो हालांकि सॉल्यूशन आप लोगों को फिर रिकॉर्डिंग के बाद डिस्कशन किया गया था, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा किसी को भी जो बाद में सुन रहा होगा। तो असेसमेंट के लिए तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा क्लास में लाइव। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू सही भी नहीं है। चलिए। उपसर्ग और प्रत्यय। पहली बात तो सिंपल से समझनी है इसमें कि उपसर्ग जो है वो आगे लगता है किसी शब्द के, प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, ये इनमें सीधा अंतर है। जैसे एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। कोई भी एक शब्द ले लीजिए। अ, रोजगार। हमने एक शब्द लिया। ठीक है। अब स्वरोजगार तो बहुत सुना होगा आपने, तो स्व क्या है यहाँ पर आपका? उपसर्ग हो गया। जो अंग्रेजी वाले हैं अगर कोई, तो अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं उपसर्ग को, है ना। प्रत्यय को हम सफिक्स बोलते हैं। तो प्री मतलब पहले लगने वाला, ठीक है। उपसर्ग मतलब जो पहले लगे वो। तो उपसर्ग क्या है? ये एक ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दांश मतलब जिनका अपना कोई, जैसे स्व है, इसका अपना कोई अर्थ वैसे होगा, इसका तो होता है स्व का,
अन्यथा कई सारे आपके उपसर्ग ऐसे होंगे इनका अपना कोई शब्द अर्थ होगा नहीं, लेकिन जब किसी शब्द यहाँ जुड़ेंगे तो एक अर्थ उस शब्द को नया दे देंगे। जैसे रोजगार का अपना अर्थ होता है, लेकिन स्व जोड़ा तो स्वरोजगार का अपना एक भिन्न अर्थ हो जाता है। इसी तरह से उपसर्ग की बात करेंगे हम, सॉरी प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या है? जो किसी मूल शब्द के बाद जुड़ता है। रोजगार शब्द में ही लेते हैं हम, इसीलिए मैंने ये सोच सोच के उदाहरण लिया हुआ है जिसमें दोनों ही आ जाए। रोजगार, परक। ठीक है, अब यहाँ पर परक क्या है आपका? ये शब्द के बाद जुड़ रहा है ना, और उस शब्द का अर्थ भी चेंज कर दे रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रत्यय कह सकते हैं। तो ये है उपसर्ग और प्रत्यय। लिखिएगा उपसर्ग के बारे में। वह शब्दांश, वह शब्दांश जो किसी, वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर, जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर, ठीक है, जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। शब्दांश मतलब होता है किसी शब्द का टुकड़ा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, जैसे हमने उपसर्ग ही लिखा है, चलो बाकी कोई नया शब्द क्या लेना है, जो हम पर एक शब्द है ही ऑलरेडी, उपसर्ग ही लिखा है, तो ये उप क्या है इसमें आपका? शब्दांश है। ठीक है, इसका अपना एक अर्थ तो है लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन जब भी ये किसी और शब्द के साथ जुड़ेगा तो उसके अर्थ में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देगा। ठीक है, तो आपको पता ही कई सारे उदाहरण आपने देखे हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री बोल दिया आपने, है ना। अध्यक्ष के आगे जोड़ दिया आपने उप धन अध्यक्ष, तो क्या होता है? उपाध्यक्ष हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये जो शब्दांश होते हैं, ये किसी भी शब्द के आगे लग करके उसका मूल अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। जो पहले लग रहे हैं, जो बाद में लगेंगे उनको प्रत्यय कहा जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए नोट्स आपके ग्रुप में भेज दिए गए हैं, उनसे आप चेक कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए जैसे बहुत सारे ऐसे शब्दांश आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने उप का ही कहा आपसे, उप। ठीक, उप का अपना अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है निकट, किसी के पास। उपसर्ग, यहां पर उप का अर्थ निकट है। ठीक है, उप का अर्थ कई मायनों में तुलना के दृष्टिकोण से छोटा भी होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है आपके उप के अपने अर्थ हैं, जो बहुत विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन जब किसी शब्द के साथ ये जुड़ेगा तो उसमें अर्थ में चेंज लेकर के आएगा, है ना। जैसे हमने बोला, अब यहां पर देखिए आप, देश एक शब्द है ना। ठीक, इसके आगे आपने उप जोड़ा तो क्या बन गया आपका? ये उपदेश बन गया। अब ये देश में और उपदेश में जमीन आसमान का अंतर है इनके अर्थ में, है या नहीं है? यस सर। ठीक। तो कई बार तो है। ऐसा भी होता है कि शब्द के अर्थ में बहुत पूरा ही अंतर आ जाता है। ठीक, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा अंतर ना करके आंशिक परिवर्तन उसके अर्थ में देखने को मिलता है। जैसे हमने बोला वन, तो वन के आगे लगाया आपने उप, तो बन गया आपका उपवन। ठीक है, वन बड़ा है, उपवन आपका छोटा जो होता है, वन से आकार में, उसे उपवन कह देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है ना। ऐसी एक और इसका देख लीजिएगा आप लोग, हार। हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब पराजय भी होता है, और हार का मतलब आपका आभूषण वाला जो हार होता है उसको भी हम कहते हैं। ठीक है, तो उप लगाया हमने, तो उपहार बन गया। उपहार भी क्या है आपका? एक भेंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, गिफ्ट टाइप का जो है आपका, उसको हम उपहार कहते हैं।
तो कहीं अलग से नहीं है, ये सब किताबों में ही लिखा हुआ है, आपके किताबों से मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बस हाँ ये है कि जो एक रेगुलरिटी होती है, कंटिन्यूटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वो बन जाती है क्लासेस में, तो इसलिए हम जुड़े हुए हैं आपस में। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं जो कुछ बता रहा हूँ कुछ नया ही है या आपको आते नहीं है, सब आपको पहले से आता हुआ है। हाँ ये है कि अब हम घर में क्या पढ़ें, कब क्या पढ़े, वो थोड़ा सा एक दुविधा में रहते हैं हम। लेकिन अगर हम रेगुलर क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो एक थोड़ा हमारी कंसिस्टेंसी बन जाती है, एक फ्लो बन जाता है पढ़ने का। बस यही फायदा होता है। वरना तो कभी आपने किताब पकड़ी, आप निकाल रहे, उपसर्ग तो मेरे को अच्छे से आता है, आपने ऊपर ऊपर पढ़ा, आप निकल गए। आपने कहा तत्व समय रे बढ़िया, मेरे को तो बहुत आते हैं, इसको क्या पढ़ना है, छोड़ो करके। लेकिन क्लास में अगर आप हैं तो हम आधा घंटा 1 घंटा पूरा तद्भव तत्सम पे डिस्कस करके चले। और डिस्कशन क्या किया हमने, कुछ शब्दों पर डिस्कशन कर लिया, हो सकता है उनमें से कुछ शब्द आपके लिए नए हो, तो कुछ नया सीखने को मिल गया आप लोगों को। समझ में आ रहा है? ऐसे ही उपसर्ग प्रत्यय में आपको पता है इनके बारे में, कुछ भी मैं नया नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ शब्दों पर मैं जब चर्चा करूंगा तो हो सकता है कि कुछ नया शब्द मिल जाए आपको, कुछ नई वोकेबलरी मिल जाए, कुछ तो ये परिवर्तन डिफरेंस मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है डिफरेंस। ठीक है, ये बात मैं पहले ही कह दे रहा हूँ आपसे। ये मत कहना कि सर इसमें और क्या और एक्स्ट्रा क्या बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो स्क्रीनिंग का पेपर है, और स्क्रीनिंग के पेपर में बहुत डीप नहीं पूछता है वो। आप पुराने जितने पेपर हैं स्क्रीनिंग के आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा हिंदी के पेपर में। जब वो कुछ डीप नहीं पूछ रहा है तो अननेसेसरी हमको उतना डीप नहीं आना, वरना यही हिंदी व्याकरण इतना डीप है कि अगर कोई बच्चा आप ही के साथ का कोई लेक्चरर हिंदी की तैयारी कर रहा हो, उससे पूछना वो जब पढ़ेगा तो इन्हीं चीजों को कितना डीप जाके पढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये है, कितना डेप्थ तक हमको पढ़ना है, वो हमको वही चीज हमारे जीएस में भी रहता है। ठीक है, जीएस में लेकिन क्योंकि सिविल सर्विसेज के जैसा ही सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही डीप तक पढ़ना पड़ेगा हमको, तभी हो पाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको बहुत डीप नहीं जाना, आपको बस पैटर्न पकड़ना है कि स्क्रीन जैसे पेपर में आयोग किस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि आयोग भी जब प्रश्न पूछ रहा है ना, अब ये वही बात है, जैसे आप देखो ना, एक 9th क्लास के बच्चे से आप फोर्थ टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, या फिर कोई और टॉपिक ले लीजिए, आप संज्ञा से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं आप किसी 9th क्लास के बच्चे से, और वही प्रश्न आप 4th क्लास के बच्चे से पूछ रहे हैं, तो है तो टॉपिक संज्ञा ही, लेकिन अंतर आ जाएगा आपको, है ना। क्वेश्चंस आपके बहुत डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप 9th क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसको बहुत डिटेल आता हो और डिटेल जाकर के पूछेंगे। फोर्थ वाले से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो वही चीज़ आपके साथ होती है स्क्रीनिंग में, आपसे इतना नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे बहुत डीप जाकर के पूछें। वो पूछेंगे लेकिन इतना पूछेंगे कि ज़्यादा ऊपर ही ऊपर होता है, जीएस हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि आपसे फिर जब आप सब्जेक्ट का पेपर दोगे बाद में, वहां पर आपसे वो इन डेप्थ नॉलेज आपका चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये इन बातों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, और बहुत डिटेल में नहीं आना। मैंने आपको पहले भी पूरा गणित बता रखा है तैयारी का, कि आप लोगों को 80 आउट ऑफ 50 यहाँ इतना ला करके भी आप स्क्रीनिंग आउट मतलब स्क्रीनिंग क्रैक कर लेते हैं। लास्ट ईयर तक का अगर आप देखते हैं रिकॉर्ड, तो लास्ट ईयर भी शायद मुझे जानकारी है कि सिर्फ मैथ्स की, केमिस्ट्री की भी शायद 80 से कमी गई थी, मैथ्स की और फिजिक्स की। और हो सकता है जैसे एजुकेशन वगैरह का तो खैर सिरे वो नहीं था उस टाइम पे, इन विषयों की थोड़ा ऊपर जाती है। बाकी ऑलमोस्ट सारे ही जो सब्जेक्ट आपके, आप में अधिकतर बायोलॉजी वाले हैं, तो बायोलॉजी की तो 80 से कम ही रहती है हमेशा, है ना। तो लास्ट टाइम भी 69 के आसपास थी शायद। आपने किसी ने अगर क्वालिफाई किया होगा तो आपको जानकारी होगी। ठीक, तो उतना हमको नहीं, 150 नंबर थोड़े लेकर के आने हैं हमको, और लाने का मैंने आपको तरीका बताया भी है। क्या करना है हमें, तो 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है हमको, और हम अच्छे से पढ़े उसको डिटेल में समझ करके। हाँ ऊपर ही ऊपर हवा हवा में ना पढ़े उसको आप, यहाँ पर आप फिर थोड़ा धोखा खा जाओगे। तो 40 में से 35 के लायक आप पढ़ो, बहुत कठिन नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग में आपके 8 जो पॉइंट है, 8 या 7 जो भी है, उनमें से मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, आपके व्यवहारिक है, बिहेवियरल है, उनको समझने की जरूरत है। उनको पढ़ करके काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा उस पर थोड़ा आप काम करें, जब भी पढ़ रहे हो तो उसको व्यवहारिक रूप से पढ़ें, सिर्फ रटना नहीं चाहिए उसको। ठीक है, दूसरा आपका हिंदी है 20 मार्क्स का, और डेफिनेटली हिंदी में 20 में से 20 लाना बहुत
बड़ा काम नहीं है, आप 18 नंबर तो कम से कम ला ही सकते हो। इतना आसान हिंदी का पेपर रहता है। तीसरा, आपका जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन है 25 का, अगर अब आप में से कोई मैथ्स वाला नहीं भी है तो ये मत सोचना कि वो इतनी टफ आती है। आप अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो या थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस आपने मैथ्स वगैरह की है तो गारंटीड है कि आपके 20 मार्क्स तक तो आप कर ही लोगे। 20 क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते। लेकिन हाँ, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और आपने आज से पहले प्रैक्टिस भी नहीं की है मैथ्स की ज़्यादा, तो फिर मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा आपको, आप 15 मार्क्स तक कवर कर सकते हो इजीली। ठीक है, 20 मार्क्स छोड़ दो, 15 मार्क्स तब भी आप ले आते हो तो कितना, सोचो आप जरा कितना स्कोर कर ले रहे हैं आप। ये ये 35 और 15 हो गया आपका 50, 20 70, 70 तो यहीं से आ गया आपकी। ठीक है, इसमें भी मैंने मैथ्स वाला जो पोर्शन है 25 में से 25 नंबर भी आते हैं लोगों के, आने वालों के। ठीक है, तो इसमें 15 कर रखे थे हम। अब बचा कितना, 70 नंबर में आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। अब इसके बाद बचा आपका जीएस और उत्तराखंड। तो जीएस और उत्तराखंड में से भी आप ऊपर ऊपर पढ़ करके भी जीएस में कम से कम 15 मार्क्स का और उत्तराखंड में कम से कम 10 मार्क्स का आप आसानी से कर सकते हो, तो 25 मार्क्स आपके यहाँ भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप 95 तक तो पढ़ ही सकते हो। गलती क्या करते हैं लोग, सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं, सभी कुछ टोटल। तो क्या फायदा टोटल पढ़ने का, आपने अगर बहुत ज्यादा पढ़ दिया है तो उतना सारा याद रख पाना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख करके तैयारी करते हैं ना, और रेगुलर अपना जो विषय है उसको 2 घंटा जरूर पढ़ें आप। ठीक है, 2 आवर्स मिनिमम है ये। ठीक है, मिनिमम। ये उनके लिए है जो वर्किंग है, जिनका समय नहीं होता। कम से कम 2 घंटा अपना सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना ही है, जो भी सब्जेक्ट आपका है। अभी से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम ये हो जाएगा स्क्रीनिंग का तब पढ़ेंगे। अभी से पढ़ते चलो आप उसको। ठीक है, और बाकी क्लास के अलावा 1.5 घंटा क्लास हो रही है, 2 घंटा आप घर पे दे लो तो 4 और 5.5 घंटा दिन का निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग में यही है कि आपको पहचानने के लिए पूछता है वो कि भाई कौन सा उपसर्ग है क्या नहीं है। उपसर्ग के कोई प्रकार वैसे कुछ नहीं होते हैं, है ना, प्रत्यय के प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय पे बात करेंगे हम। देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं, जैसा हमने उपसर्ग के लिए कहा कि जो पहले लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो बाद में लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक, उदाहरण भी आपको मैंने बता ही दिया था, तो उदाहरण बताने की आवश्यकता कुछ है नहीं। प्रत्यय लेकिन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है कृत प्रत्यय, ठीक है, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना, तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, ये थोड़ा सा समझने का विषय है। राइट, तो पहला तो कृत प्रत्यय समझिए क्या है। कृत मतलब है क्रिया। ठीक? तो ऐसे प्रत्यय जो क्रिया मूल से निकल करके आते हैं या फिर क्रियात्मक शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कह देते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा इसको। ये तो ये भी तो लिखवाया होगा ना आप लोग को पहले मैंने, नोट्स में है ये। यस सर है। ठीक है, हाँ तो ये उतार लीजिएगा। तो क्रिया के साथ जो प्रत्यय लग रहे हैं वो क्या है आपके, कृत प्रत्यय है। उदाहरण के साथ समझाता हूँ उसको मैं आपको, ठीक है। क्रिया, क्रिया क्या होती है बताइए। क्रिया जो कोई कार्य को करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी कार्य के होने की जिसमें अनुभूति होती है, शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, खाना, पीना, लड़ना, रोना, ये सब कुछ। ठीक है, अब एक शब्द है बोल। राइट, अब इस बोल में आपने एक शब्द लगा दिया, मतलब शब्दांश लगा दिया ना। तो बोलना क्या है, क्रिया है। ठीक है, इसी तरह से आपने एक शब्द लिया,
उठ। ठीक है। अब ये उठ में आपने कोई प्रत्यय लगा दिया ना, जैसे उठना ही कह सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा आपका ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी मूल शब्द जो क्रिया का बोध कराते हैं, उनमें लगने वाले जो प्रत्यय हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो जब भी आपके पास प्रत्यय आएंगे, पहचान करने के लिए आएगा, तो आपको ये पकड़ना है कि इसमें से क्रिया शब्द कौन सा है, और उसके साथ ही आपने जो प्रत्यय लगाया हुआ है उसको कृत प्रत्यय कहेंगे। क्योंकि इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर बन गया तो कृत प्रत्यय की पहचान करो और तदित प्रत्यय पहचान करो। अब ये ऐसे प्रश्न तो आपके यूटेट जैसे परीक्षाओं में बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप समझ के लें कि ऐसा प्रश्न बन सकता है, और कोई मुश्किल भी नहीं है ना। तो दूसरा है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय क्या है, देखिएगा। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया शब्द को छोड़ करके, जैसे जो हमने अभी बोले, उठना, बैठना, खाना पीना, ये वो, इनके अलावा किसी भी और शब्द जो किसी संज्ञा का बोध करा रहे हों, संज्ञा सर्वनाम तो बताइए होगा आप लोगों को, संज्ञा बोध करा रहे हों, किसी विशेषण का बोध करा रहे हों, है ना, उनके साथ अगर लगने वाला कोई आपका प्रत्यय होगा तो उसको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो। अब जैसे, हाँ, हमने बोला अच्छा। ठीक है, अब इसे प्रत्यय लगा दिया अच्छाई। अच्छाई क्या है बताओ? विशेषता है ना, वह अच्छा लड़का है ना, उसमें ये अच्छाई है, तो क्या विशेषता बता रही है किसी चीज की? विशेषता बता रही है, इसलिए क्या है कि आपका ये तदित प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरीके से और ले लेते हैं हम। जैसे हमने बोला बिहार, बोला हमने बिहार। बिहार क्या है? किसी राज्य का नाम है ना। अब इसमें ई प्रत्यय लगाया, ये ई प्रत्यय लगाया हमने, तो ये बिहारी हो गया। बिहारी क्या है? बिहारी व्यक्ति। बिहारी शब्द जो है वो किसी की विशेषता बता रहा है ना। तो ये इस तरीके से, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत आपको ये करनी है कि आपको थोड़ा रुक करके, कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, रुक करके पहला अपने दिमाग में ये थोड़ा सा इमेजिन करना है कि कृत मतलब क्रिया। तो अगर क्रिया बन रही है तो वो कृत प्रत्यय हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी शब्द बनता है तो तदित प्रत्यय। तो वहां पर बहुत आपने सेलेक्टिव होना है। ठीक है। जैसे प्यार, है ना, तो आप प्रत्यय लगाया आपने, इसमें प्यारा हो जाएगा। या ई प्रत्यय लगाया तो क्या हो जाएगा? प्यारी हो जाएगा। तो प्यारी क्या है आपका? ये तदित, मतलब ई तत्ति तदित प्रत्यय है। प्यारी तो शब्द हो गया, प्रत्यय जो है उसमें ई है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें ना भूख, ये क्या है, क्रिया है या फिर बताओ? भूख क्या होगी, क्रिया होगी? भूख है। थोड़ा सोच करके बताना, हाँ, क्योंकि ये जब एग्जाम में बैठोगे तो हो सकता है ऐसे प्रश्न आ जाएं, तो आप वहां पर, एक तो एग्जाम प्रेशर भी होता है, तो टेंशन में ना आ जाए। बताइए क्या है भूख? भूख प्यास, प्यासा लिख दिया ना, सॉरी। भूख प्यास क्या है ये? क्रिया मतलब क्या होता है? जहां पर कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। अभी क्रिया भी दो तरीके से होती है, अकर्मक और सकर्मक, अभी उसकी बात नहीं करेंगे हम। फिलहाल जहां पर कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भूख हमने बोला, तो भूख में कोई एक्शन दिख रहा है आपको? बोलिए। हेलो।
फिर इसमें आ प्रत्यय लगा रखा है, भूखा, या ई प्रत्यय लगा दिया, भूखी। कोई क्रिया लग रही है इसमें आपको? सोच के बताना ईमानदारी से आप। ऐसे ही प्यासा या प्यासी, कोई क्रिया लग रही है इसमें? तो ये क्या है? विशेषता है। ठीक है, भूखा व्यक्ति, भूखी महिला, प्यासा व्यक्ति, है ना, प्यासी लड़की, ऐसे। तो इस तरीके से क्या है ये क्रिया, सॉरी क्रिया नहीं है, ये क्या आपका विशेषता है। लड़की और लड़के की या आदमी और औरत की विशेषता को बता रहा है कि ये कैसा है, भूखा है या प्यासा है, इस तरीके से। क्रिया नहीं हो रही इसमें। ठीक है। हेलो। जबकि यहां पर जो मैंने बताया था आपको, मैंने बोला था बोल है, बोल। अब ना लगाया इसमें आपने तो बोलना हो गया, है ना। या फिर ई लगाया तो बोली हो गया। तो ये क्रिया हो रही है, बोलना, बोलने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो क्या आपका कृत प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही लूट में आ लगाया आपने, आ प्रत्यय जो है लगा रखा था, लूट, लूटा, उसने इस आदमी को लूटा, लूट लिया, लूटने का काम किया उसने। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इसी तरह से उठ लिखा है, इसमें आपने आ प्रत्यय लिखा लगाया, उठा हो गया। वो देखो लड़का अभी भी उठा, उठने का काम किया उसने। वो देखो लड़की अभी अपनी कुर्सी से उठी, तो उठने का काम किया, तो क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो ये काम आपने वहां पर करना होता है। ठीक है। ऐसे ही पढ़ है, पढ़, पढ़, उसने वह पुस्तक पढ़ी, पुस्तक को पढ़ने का काम किया उसने, तो क्या है, क्रिया हुई। तो ये काम आपको करना है जब आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बीच में अंतर जानना होगा। तो ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हमको ये जो प्रत्यय के जो प्रकार है, कृत और तदित, ये थोड़ा सा क्लियर होने लगेंगे, समझ में आने लगेंगे ना। और मैं कराऊंगा आप लोगों को अभ्यास इसके। शनिवार के दिन अगर कोई टॉपिक होगा पढ़ने का तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं यही प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को, इसी की करा दूंगा। तद तो एक तो कृत और तदित प्रत्यय समझने की, तद्भव असम की तो मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कराने की, तो पढ़ने वाली चीजें यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है, इसमें गलतियां होती ही हैं एग्जाम में। ठीक है। लेकिन समझने का एक तरीका मैंने बता दिया है आप लोगों को कि आप शब्द को पकड़िए, उस शब्द का कोई, उस शब्द को किसी वाक्य में रखिए और चेक करिए कि क्या उस शब्द से क्रिया का बोध हो रहा है या क्रिया पहले से मौजूद है। ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि वह लड़की प्यासी थी, तो वहां पर क्रिया तो हो ही नहीं रही है, प्यासी थी बोला हमने, कोई क्रिया थोड़ी हुई। बोलो क्रिया हुई क्या? वह लड़का भूखा था, तो हम बता रहे हैं कि स्टेटमेंट है वो कि वो भूखा था, उसमें कोई क्रिया तो है ही नहीं ना। हेलो। लेकिन अब वही हम बोल रहे हैं कि उस लड़के ने किताब पढ़ी, तो किताब पढ़ने की क्रिया का बोध हमको होता दिखाई दे रहा है। वह अपने कुर्सी से उठा, तो उठने का बोध हमको होता दिखाई दे रहा है ना। ये है। उसने, रख है, रख एक शब्द होता है। अब उसने अपना पेन मेज के ऊपर रखा, रखने का काम किया उसने, तो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको स्पष्ट रूप से। ठीक है। जो जी सर। बाकी कुछ शब्दों में आपको अपवाद देखने को मिलेंगे, बट अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। जो हमने चर्चा की है उसको ध्यान में रख करके आप जो भी प्रश्न आपके पास आते हैं उनको हल करिएगा। ठीक है ना। चलो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ आपसे, बचा हुआ जो समय हमारा है उसमें।
बताइएगा। ठीक है। शब्दों को पकड़िए। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू और कृपालु। ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, मतलब किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये बताना है। कौन सा मतलब कि रंगीला में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। बिकाऊ में कौन सा लगा हुआ है प्रत्यय, ऐसे करके।